धनराशि मिलती है वो कभी आपका मोटिवेशन रहा था कि यार जेआरएफ कर लूँगा तो थोड़ा फैमिली को सपोर्ट मिलेगा और मुझे रिसर्च करने में भी थोड़ा मदद मिलेगी, ऐसा कुछ था या नहीं? क्योंकि जो स्टूडेंट एक गरीब परिवार से आता है उसका ये सपना होता है, वो चाहता है कि मुझे रिसर्च करने को मिले और मैं परिवार को भी थोड़ा सा मदद कर पाऊँ। आपका ऐसा कुछ था या नहीं? जी भैया, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि बहुत सारा पैसा मिलता है। 37,000 तो कभी देखे नहीं थे घर में, मतलब मैंने आमतौर पर 37,000 देखे ही नहीं है। तो मेरे पापा तो 5,000 कमाते हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली की इनकम ही यही है। तो आज के टाइम पे 5,000 है? हाँ, आज के टाइम पे 5,000 है। पापा चौकीदारी करते हैं, उनको 5,000 रुपये मिलते हैं। बस उसी के थ्रू हालाँकि कुछ मज़दूरी करके कुछ अलग कमा लेते हैं। बता पाता है। वो कहते हैं कि भैया जिन्होंने किया है आप उनसे डायरेक्ट पूछा करो, ताकि वो सही बता देते हैं, वो भी हमें बिल्कुल फ्री में बता देते हैं एकदम सही। तो आप विशाल जी ये बताइए कि पेपर 1 की आपकी रणनीति क्या थी और सेकंड की क्या थी? भैया पेपर 1 के लिए मेरा बचपन से मैथ स्ट्रॉन्ग रहा है, तो डीआई का मुझे कोई डर था नहीं। तो डीआई और 5 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। तो 10 नंबर तो मेरा ऐसा था। 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन आता है, उसके लिए तैयारी आमतौर पर करनी नहीं पड़ती, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आप जैसे 10वीं क्लास में भी कॉम्प्रीहेंशन आते हैं गद्यांश। उसके बाद 20 टेस्ट तो लगा लीजिए, क्योंकि अगर 20 टेस्ट लगा लिए तो हो गया। तो लगातार टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि टेस्ट में जब कम नंबर आते हैं तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि 50 नंबर का टेस्ट था, नंबर आया 18, अरे यार कैसे होगा। हिंदी में 100 नंबर का टेस्ट था, नंबर आया 50, कि यार कैसे होगा, कट ऑफ तो 100 जा रहा है, 95 जा रहा है। तो डरिए मत, लगातार होने से ही होता है। मैं हूं शिवम दिवाकर और जब से जेआरएफ का रिजल्ट आया हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू शूट किए हैं, लेकिन कुछ दोस्तों के उसी वीडियो में कमेंट ये आ रहे थे कि आप विशाल जी का इंटरव्यू ज़रूर कीजिए, जो जेएनयू में रहते हैं और इस बार के टॉपर हैं, जिनका रैंक 1 है। तो दोस्तों आज रात का समय है और अभी हमें जेएनयू की सरजमी पर और यहाँ पे विशाल जी का इंटरव्यू करने आए हैं। विशाल जी का इस बार रैंक 1 है, इन्होंने 2 अटैम्प्ट दिए थे, दोनों अटैम्प्ट में इनका जेआरएफ हुआ है और ये एमपी से हैं। विशाल जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एमपी में कहाँ से हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं? मैं एमपी के गुना जिले के चांचौड़ा तहसील से हूँ। गांव का नाम मेरा पैंची है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। अभी फ़िलहाल उनको एक चौकीदार का वर्क मिला हुआ है, तो वो चौकीदारी करते हैं। आपका जेएनयू कब आना हुआ था और जो अपने दोनों अटैम्प्ट दिए थे वो जेएनयू से ही दिए थे या फिर गांव से दिए थे? भैया मैंने मेरे दोनों अटेम्प्ट जेएनयू से दिए हैं। मेरा पहला, मैं जेएनयू आया हूँ 2022 दिसंबर में, ये 2023 जनवरी में। न्यू ईयर था उसके 2 दिन बाद। उसके बाद पहला अटेम्प्ट मेरा 5 मार्च को था और दूसरा अटेम्प्ट मेरा पहले 18 जून को था, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो गया था। उसके बाद 27 अगस्त को दूसरा पेपर हुआ। आपका इस बार रैंक 1 है और एक दोस्त का और है, 2 इस बार टॉपर हैं जिसमें एक नाम आपका भी है। जो टॉपर स्टूडेंट बनते हैं क्या वो भी कभी कोचिंग ज्वाइन करते हैं या नहीं? एक ये सवाल ज़रूर बना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि भैया जो भी टॉपर बनते हैं आप उनसे ये ज़रूर पूछ लेना कि कौन से मैम या सर के कोचिंग जाते थे। तो आप भी कोचिंग कभी जाते थे या फिर सेल्फ स्टडी से ही आपने कर दिखाया जेएनयू में रह करके? टॉपर स्टूडेंट जो है कोचिंग ज्वाइन करे, वो सबके ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। हाँ, सीयूईटी के दौरान मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन सीयूईटी के जब तैयारी हो गई, उसके बाद सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जेआरएफ के लिए कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। सारा कुछ सेल्फ से पढ़ा है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे जो हर स्टूडेंट के सवाल रहते हैं। पेपर 1 की आपने कैसे तैयारी की और पेपर 2 की आपने कैसे तैयारी की थी? क्योंकि हर स्टूडेंट यही जानना चाहता है टॉपर से। कई बार क्या होता है कोचिंग खुद सच नहीं बता पाता है, वो कहते हैं कि भैया जिन्होंने किया है आप उनसे डायरेक्ट पूछा करो, ताकि वो सही बता देते हैं, वो भी हमें बिल्कुल फ्री में बता देते हैं एकदम सही। तो आप विशाल जी ये बताइए कि पेपर 1 की आपकी रणनीति क्या थी और सेकंड की क्या थी? भैया पेपर 1 के लिए मेरा बचपन से मैथ स्ट्रॉन्ग रहा है, तो डीआई का मुझे कोई डर था नहीं। तो डीआई और 5 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। तो 10 नंबर तो मेरा ऐसा था। 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन आता है, उसके लिए तैयारी आमतौर पर करनी नहीं पड़ती, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आप जैसे 10वीं क्लास में भी कॉम्प्रीहेंशन आते हैं गद्यांश। उसके बाद बाकी बचे 7 टॉपिक, जैसे कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। इन तीनों टॉपिक की मैंने यूट्यूब से कंपाइलेशंस वीडियोस आती हैं। हर टॉपिक की 2-2 3-3 घंटे की कंपाइलेशन वीडियो होती है आमतौर पर, वो पढ़ा था, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और फिर ये जो 3 टॉपिक होते हैं, ये मानसिक समझ के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर उनकी भाषा अगर समझ में आ गई तो आप उनको सोल्व कर जाओगे। बाकी फिर आईसीटी, वो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। इन 3 के लिए मैंने यूट्यूब से वीडियोस ली थी, केबीएस मैदान का कुछ हिस्सा पढ़ा था, उसके अलावा खुद के शेल्फ नोट्स बनाए थे। और पेपर 1 के लिए जो सबसे बेस्ट तैयारी हो सकती है, वो हो सकती है कि लगातार टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद उसमें कितने क्वेश्चन गलत हुए, किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ,
उस टॉपिक का नाम लिखिए, क्वेश्चन का नाम लिखिए कि किस टॉपिक से गलत हुआ। जैसे एक क्वेश्चन है कि पर्यावरण से कि मीथेन गैस के क्या क्या काम है, और ऑप्शन दिए, तो आप मीथेन गैस के बारे में जानिए। पर्यावरण से टॉपिक आया तो कोशिश करिए कि केबीएस मैदान से पर्यावरण पढ़ लीजिए। उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस के दौरान पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 के लिए अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस टेस्ट लगाइए, फिर उनका हर एक टॉपिक पे जाकर पढ़ लीजिए, इससे हो जाता है। और पेपर 2 के लिए मैंने CUET के दौरान इतिहास वाला खंड तो मैंने पढ़ ही लिया था। उसके बाद टेक्स्ट वाला हिस्सा मैंने लगभग सारे टेक्स्ट पढ़ लिए थे। कुछ टेक्स्ट जैसे उपन्यास में बहुत बड़े बड़े उपन्यास होते हैं तो उनमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो सारे उपन्यास नहीं पढ़े, काफ़ी उपन्यास पढ़े। कुछ अन्य गद्य विधाएँ में बड़े बड़े जो अन्य गद्य विधाएँ हैं वो भी मैं काफ़ी छोड़ दिया था, लेकिन कहानी अच्छे से पढ़ी थी, नाटक अच्छे से पढ़े थे, निबंध अच्छे से पढ़े थे। और अन्य गद्य विधाओं में जैसे जामुन का पेड़ है, जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं 40-50 पेज की, इतना तो पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आप JRF जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो। उसके अलावा दृष्टि वाला जो टेक्स्ट वाला हिस्सा है उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया था, क्योंकि जब आप दृष्टि वाला टेक्स्ट वाला हिस्सा जब टेक्स्ट पढ़ के, जब टेक्स्ट वाला मूल पाठ पढ़ के जब आप वो टेक्स्ट वाला हिस्सा पढ़ने जाते हो तो आपको कुछ सब कुछ ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा था। बस यही मेरी स्ट्रेटेजी थी और लगातार टेस्ट लगाए थे। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो इसमें धनराशि मिलती है वो कभी आपका मोटिवेशन रहा था कि यार JRF कर लूँगा तो थोड़ा फैमिली को सपोर्ट मिलेगा और मुझे रिसर्च करने में भी थोड़ा मदद मिलेगी, ऐसा कुछ था या नहीं? क्योंकि जो स्टूडेंट एक गरीब परिवार से आता है उसका ये सपना होता है, वो चाहता है कि मुझे रिसर्च करने को मिले और मैं परिवार को भी थोड़ा सा मदद कर पाऊँ। आपका ऐसा कुछ था या नहीं? जी भैया, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि बहुत सारा पैसा मिलता है। 37,000 तो कभी देखे नहीं थे घर में, मतलब मैंने आमतौर पर 37,000 देखे ही नहीं है। तो मेरे पापा तो 5,000 कमाते हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली की इनकम ही यही है। तो आज के टाइम पे 5,000 है? हाँ, आज के टाइम पे 5,000 है। पापा चौकीदारी करते हैं, उनको 5,000 रुपये मिलते हैं, बस उसी के थ्रू हालांकि कुछ मजदूरी करके कुछ अलग कमा लेते हैं, लेकिन हाँ यही उनका बेसिक पे है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि 37,000 मिलेंगे, बहुत पैसा होता है, JRF में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, ऐसा मेरा मोटिवेशन था। लेकिन हाँ, ये रिसर्च के दौरान काम आएगा, अच्छे काम में लगाऊंगा। और हिंदी साहित्य दोनों बार आपका विषय था? हाँ, हिंदी साहित्य मेरा दोनों बार विषय था। अच्छा, देश भर के कई हजार स्टूडेंट आज आपको देखेंगे क्योंकि आपका रैंक 1 है। ये रैंक 1 कैसे निकाला जाता है? कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि भैया रैंक 1 अगर आता है, हम टॉपर बनते हैं, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं अपने अंक को? जो हमारे अंक आते हैं उनसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, उनको नहीं पता है। क्योंकि कल मैं बस में आ रहा था कानपुर में, कुछ दोस्त मिले थे, वो कह रहे थे भैया ये ज़रूर बताना कि कैसे निकालते हैं कि हम इस बार टॉपर बन गए। भैया जैसे दिसंबर का पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था, एक शिफ्ट में रैंक 1 निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर किसी का भी हो सकता है, किसी को नहीं पता, कोई दिल्ली से है, कोई इलाहाबाद से है, तो उसका हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन वो कैसे अनुमान लगाए कि मेरा हाईएस्ट स्कोर है? लेकिन जब 2-3 शिफ्ट में पेपर होता है तब आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 2-3 शिफ्ट में जब पेपर होते हैं तो स्कोर नॉर्मलाइज होता है, और जब स्कोर नॉर्मलाइज होता है तो हाईएस्ट जो परसेंटाइल होता है वो 100 परसेंटाइल होता है, और 100 परसेंटाइल उसी का होता है जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है। तो हाईएस्ट स्कोर के माध्यम से 100 परसेंटाइल के माध्यम से आप रैंक 1 का पता लगा सकते हैं, लेकिन रैंक 2 रैंक 3 इनका पता नहीं लगा सकते, सिर्फ रैंक 1 का पता किया जा सकता है। आपने अपने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए थे? हाँ, पेपर 1 के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। मैं क्योंकि वाइट पेज की कॉपी खरीदता नहीं था, ब्लैक पेज की कॉपी खरीदता था, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके बगल में लिख लेता था, और एक पेज लेके, जैसे ब्लैक पेज का है या वाइट पेज का जो भी पेज है, उसके दोनों तरफ लाइन खींच लेता था। जो भी टॉपिक मेरा गलत हुआ, जैसे मैं अभी बता रहा था मीथेन वाला, अगर कोई गलत हुआ है तो उसको लिखा, उसके बारे में जितना भी जो जिसका मैं टेस्ट लगाता था उसका जो एनालिसिस आया वो लिख लिया, और एनालिसिस पूरा नहीं, पॉइंट वाइज, कि ताकि लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकूँ। तो पेपर 1 के कुछ नोट्स बनाए थे जिन गलत क्वेश्चनों के, और पेपर 2 के लिए निबंध के एक टाइम पे नोट्स बनाए थे, लास्ट ईयर अप्रैल के टाइम पे। कहानियों के लिए भी कुछ नोट्स बनाए थे जो दृष्टि में नहीं थे, बस यही सब। जब रिजल्ट आया, फैमिली के लोगों से बातचीत हुई, पापा जी से, मम्मी जी से बातचीत हुई, क्या रिएक्शन था? बहुत बढ़िया रिएक्शन था, उनको लगा कि लड़का हमारा टॉप कर गया, और ये सब उनको बहुत अच्छा रिएक्शन था। उनको मैंने बताया कि मेरी पहली रैंक आई, तो बोले कितने लोगों ने पेपर दिया? तो मैंने हाँ 50,000 लोग ऐसे कुछ देते हैं, लेकिन मैं पहले नंबर पे हूँ। तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में, एक्चुअल में मेरे भैया हैं जो 12वीं से आगे पढ़े हैं, मतलब ताऊ के लड़के, वो सबसे अच्छे भैया हैं जो मुझे लगातार डेडिकेट करते रहते हैं। तो वो 12वीं से आगे पढ़े, उसके अलावा कोई BA मास्टर्स और फिर मास्टर्स के बाद PhD का किसी ने सोचा भी नहीं आज तक। तो उन लोगों में मतलब अच्छी रैंक आना, घर वाले बहुत खुश थे, भैया भी बहुत खुश थे। मैंने तुरंत उनके पास फ़ोन लगाया, जैसे स्कोर देखा वो बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे विशाल जी, और ये अभी JNU में ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये आगे चल के शोधार्थी बनेंगे जल्दी ही, और इनसे बीच बीच में मुलाकात होती रहेगी। अगर आपको इधर ही देखना है अभी, मैं पूछ लूँगा लास्ट में, है ना?
दोस्तों आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान थे विशाल जी। ये टॉपर हैं इस बार के, इनका रैंक 1 है क्योंकि इस बार टॉपर 2 है और उसमें एक नाम इनका भी है। बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल थे कि आप इनसे ज़रूर मिलिए, हमने इनसे मुलाकात की है, कुछ सवाल भी पूछे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ सवाल पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन उससे पहले विशाल जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं देश भर के छात्र छात्राओं को जो इस वीडियो को देखेंगे? हाँ, सबसे पहला कहना तो यही है कि लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहने से ही होता है। दूसरी चीज़, डीमोटिवेट ना हो, अपने अंदर नेगेटिविटी ना लाएँ, क्योंकि कई दोस्त होते हैं साथ में तो नेगेटिविटी आ जाती है, तो अपने अंदर कोई नेगेटिविटी ना लाएँ। तीसरी चीज़, लगातार रिवाइज़ करें। अगर कंटेंट फिक्स कर लें अपना कि यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 10 चीज़ों को एक-एक बार पढ़ना और एक चीज़ को 10 बार पढ़ना, एक चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा लगातार टेस्ट लगाएँ, रिवीज़न करें। कई लोग ये सोचते हैं कि जब पूरा पढ़ लूँगा उसके बाद टेस्ट लगाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। मतलब मैं तो नहीं करता, कुछ लोगों की अलग थिंकिंग हो सकती है, लेकिन जितना पढ़ा है उसका टेस्ट लगा लें। या फिर क्योंकि सीयूईटी में क्या, या नेट में क्या होता है कि अलग से टेस्ट सीरीज़ मिलती नहीं है कि जैसे कुछ खंड पढ़ा कहानियाँ तो उसका टेस्ट आ गया। लेकिन हमारे एक भैया हैं, हेमंत भैया, वो इसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। कहानियों का अलग से टेस्ट आता है, उसमें उपन्यास का अलग से टेस्ट आता है। 4-4 टेस्ट हैं, वो भी उनके अवेलेबल हैं। तो मैंने उनके भी टेस्ट लगाए थे 10, तो उनका, क्योंकि उस टाइम 10 ही टेस्ट होते थे, अब उनके 65 टेस्ट हैं। 65 टेस्ट मतलब अगर आप नेट जेआरएफ के लिए 65 टेस्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब आपका हिंदी तैयार है। और पेपर 1 के लिए कम से कम 20 टेस्ट तो लगा लीजिए, क्योंकि अगर 20 टेस्ट लगा लिए तो हो गया। तो लगातार टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि टेस्ट में जब कम नंबर आते हैं तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि 50 नंबर का टेस्ट था, नंबर आया 18, अरे यार कैसे होगा। हिंदी में 100 नंबर का टेस्ट था, नंबर आया 50, कि यार कैसे होगा, कट ऑफ तो 100 जा रहा है, 95 जा रहा है। तो डरिए मत, लगातार होने से ही होता है। जब मैंने सीयूईटी का मैं टेस्ट देता था, मेरे 40 नंबर था। मेरा सबसे पहले टेस्ट में 28 स्कोर था। 28 से लेके 93 तक मेरा आज गया। और इस जो नेट जेआरएफ के जब मैंने पहली बार टेस्ट लगाए थे तो मेरा 75 के आसपास स्कोर आता था दोनों पेपर में मिला के। और इस बार मेरा 113 स्कोर है। तो 75 और 113 में लगातार करने से होता है, तो लगातार करते रहिए। यही आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद है। यहाँ पे तो मिलता नहीं होगा खेलने को? नहीं नहीं, यहाँ पर मिलता है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे लेके ही नहीं जाते, बताते ही नहीं है। मैं लगातार लाइब्रेरी में रहता हूँ, क्योंकि अनुवाद में मैं रिसर्च करने वाला हूँ आगे, तो उसके लिए कुछ नई चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। और बाकी फिर पढ़ता रहता हूँ कुछ अलग से अपना। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में विशाल जी से हमने बात की है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।